नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार पंडित आप लोगों का न्यू इम्पैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का एकीकरण पार्ट 2। भारत के एकीकरण पर इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आप इस पार्ट 2 को देखें। आइए, जब अपना देश भारत आजाद हुआ था उस समय भारत में कुल 565 के आसपास देसी रियासतें थी। अंग्रेज जब अपने देश को आजाद कर रहे थे उस समय अंग्रेजों के द्वारा इन देसी रियासतों को 3 तरह के ऑफर प्रदान किए गए। इन देसी रियासतों को ऑफर दिया गया कि आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या आप चाहें तो इंडिया में मिल सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया किसी में भी मिलना नहीं चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो 565 देसी रियासतों में से जो 13 देसी रियासतें थी ये पाकिस्तान में मिल गई, और 565 में से 13 देसी रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान में मिल गई, और 552 देसी रियासतें जो बच गई इनमें से 549 देसी रियासतों का विलय जो है, मतलब 549 देसी रियासतें भारत में मिल गई, और 3 देसी रियासतें जो हैं वो बच गई, जिनमें से एक आपको बताया गया था, एक था आपका जूनागढ़, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता था, एक आपका था हैदराबाद, और एक आपका था जम्मू और कश्मीर। तो 565 देसी रियासतों में से 13 देसी रियासतें जो है पाकिस्तान में मिल गई, बच गई 552 देसी रियासत। 552 देसी रियासतों में से 549 देसी रियासतें जो हैं वो भारत में मिल गई, लेकिन बच गए 3 देसी रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों जो है, इन तीनों को अलग तरीका से भारत में शामिल किया गया। जैसे आपको बताया गया था पहले वाले वीडियो में कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, ठीक है, यानी कि पुलिस कार्रवाई के आधार पर मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करा करके और तब जाके भारत में मिलाया गया। ठीक है, जब ये 552 देसी रियासत इंडिया में मिल गए तो मतलब कि इनमें से लगभग अधिकतर देसी रियासतों का भाषा जो था वो अलग अलग था, और अलग अलग भाषा को लेकर ये एक साथ रहना नहीं पसंद करते थे, जिसके कारण भाषा के आधार पर राज्यों का मांग उठने लगा। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्यों का मांग जो है, खास करके आपका जो है ये दक्षिण भारत का एरिया जो है, ये जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में ही भाषा के आधार पर राज्यों का मांग उठने लगा, और ज्यादातर ये दक्षिण भारत से ही मांग उठ रहा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से राज्यों का एकीकरण हुआ, यानी कि किस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। अलग अलग भाषा को लेकर अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों का भाषा जो था वो अलग अलग था, इसलिए वो एक मतलब भाषा के लोग एक साथ रहना चाहते थे। ठीक है, इसके वजह से दक्षिण भारत का जो एरिया ये पड़ता था, यहाँ पर एक जगह हुआ, उस समय एक स्टेट हुआ करता था मद्रास। ठीक है, मद्रास के निचले हिस्सा में तमिल बोला जाता था, जबकि ऊपर वाले हिस्सा में तेलुगु बोला जाता था। ये तमिल और तेलुगु भाषा में लैंग्वेज को लेकर, यानी भाषा को लेकर, ये आपस में एक साथ रहना पसंद नहीं करते थे, और अलग अलग मतलब कि राज्य का मांग करने लगे। ठीक है, इन मांगों को लेकर, इन मांगों को देखते हुए, इन मांगों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इन्होंने क्या किया कि ये भाषा के आधार पर उठ रहे राज्यों की मांगों को लेकर इन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह सोचा कि क्यों ना एक कमेटी बनाया जाए, क्यों ना एक समिति बनाया जाए और इस समिति को यह कार्य सौंप दिया जाए कि आप बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यानी कि राज्यों का गठन करना उचित है या उचित नहीं है। इसको देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसके एक जज हुआ करते थे, रिटायर्ड जज, अवकाश प्राप्त जज थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जज यानी कि अवकाश प्राप्त जज थे जिनका नाम था एसके धर। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया 1948 ईस्वी में। यानी कि जब भाषा के आधार पर राज्यों का अलग अलग मतलब कि राज्यों का मांग उठ रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि क्यों ना एक समिति बना दिया जाए और समिति को यह कार्य सौंप दिया जाए कि आप लोग बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या उचित नहीं है। इसको देखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जिनका नाम था एसके धर, इनकी अध्यक्षता में 4 लोगों को मिलाकर एक समिति बनाया गया। यानी कि 4 सदस्यीय एक समिति बनाई गई 1948 ईस्वी में और इस समिति को यह कार्य सौंपा गया कि आप जांच करिए और जांच करके यह बताइए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित होगा। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया और रिपोर्ट में यह बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का मतलब गठन करना उचित नहीं है। आप राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर दीजिए। मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एसके धर आयोग ने मतलब कि विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। उसके बाद जो ये धर आयोग जो था, एसके धर आयोग, इन्होंने मतलब जब इनका रिपोर्ट आ गया उसके बाद एसके धर आयोग का जो रिपोर्ट आया था वो रिपोर्ट पूरा तरह से यानी 100% सही है या 100% सही नहीं है, इसकी समीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने सन 1948 ईस्वी में ही एक और समिति का गठन कर दिया अपने जयपुर अधिवेशन में, जिस समिति का नाम रखा गया जेवीपी समिति। ठीक है, ये जेवीपी समिति जो है ये कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा गठित किया गया था, जबकि एसके धर आयोग जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इनके जरिए मतलब कि गठित किया गया था। याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए सबसे पहला जो आयोग बनाया गया वो आयोग एसके धर आयोग ही था और एसके धर आयोग का गठन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और एसके धर कौन थे? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे। एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। जब एसके धर आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश किया तो इनका रिपोर्ट जो है 100% उचित है या उचित नहीं है, इसकी समीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा उसी वर्ष दिसंबर 1948 ईस्वी के जयपुर अधिवेशन में एक और समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था जेवीपी। इसमें जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब होता है वल्लभ
भाई पटेल, और ये पी जो है ये पट्टाभी सीता रमैया थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया को मिलाकर एक समिति बनाया गया और इस समिति का नाम रखा गया जेवीपी समिति, और इसका गठन जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया था, कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में। इस आयोग को भी यह काम सौंपा गया कि आप लोग यह जांच करके बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है या उचित नहीं है। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 1949 ईस्वी में पेश किया। ठीक है, देखिए 1948 ईस्वी में ये समिति गठित हुआ और एक साल नहीं, मतलब दिसंबर 1948 ईस्वी में यह मतलब कि समिति जो है गठित हुआ था, यानी कि गठन हुआ था, और उसके बाद अप्रैल 1949 ईस्वी में ये समिति जो था जेवीपी समिति, इन्होंने अपने रिपोर्ट को पेश किया और इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। मतलब इन्होंने भी बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना यानी कि राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है। जब ये अप्रैल 1949 ईस्वी में जेवीपी समिति का रिपोर्ट आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है, तब जाकर ये जो दक्षिण भारत था वहाँ का एक ये जो राज्य था जिसका नाम था मद्रास, वहाँ तेलुगु भाषियों ने आंदोलन पर शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने तेलुगु भाषियों ने मद्रास के निचले हिस्से में तमिल बोला जाता था और ऊपरी हिस्से में तेलुगु बोला जाता था, और तमिल और तेलुगु लोगों में बनता नहीं था। इसलिए तेलुगु लोगों ने, यानी कि तेलुगु जो भाषा बोलते थे, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने अपने लिए अलग राज्य का मांग शुरू कर दिया। ठीक है, और यह मांग जो है इस रिपोर्ट के बाद, यानी जेवीपी समिति का जब रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के बाद इनका मांग जो है और तेजी से, मतलब कि और तेजी से मांग उठने लगा और तेजी पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद यहां के एक नेता हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ के एक ऊपर जो बोला जाता था ये आपका तेलुगु बोला जाता था और नीचे जो है वो बोला जाता था आपका तमिल। ठीक है, तो तेलुगु भाषियों ने अलग राज्य का अपना मांग उठाने लगे और यह मांग जो है अप्रैल 1949 ईस्वी में जब जेवीपी का रिपोर्ट आया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और ये वल्लभ भाई पटेल, जब इन्होंने अपने रिपोर्ट को पेश किया अप्रैल 1949 ईस्वी में कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं है, उसके बाद इन लोगों का मांग और तेज हो गया और तब जाकर इन लोगों में से एक व्यक्ति थे, कांग्रेस के नेता थे, जिनका नाम था पेट्टूश्री रामलू। इन्होंने भूख हड़ताल पर ये बैठ गए। ये जो है कांग्रेस के एक नेता थे जो कि तेलुगु भाषी एरिया के थे, मतलब ये तेलुगु भाषियों का समर्थन करते थे और ये भी खुद तेलुगु बोलते थे। इन लोगों ने अपने मांग को रखा और ये जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रह गए। जब 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रह गए तो ये पेट्टूश्री रामलू जी, जो कि कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, 56 दिन के आमरण भूख हड़ताल के बाद अंततः इनका मृत्यु जो है 15 दिसंबर 1949 ईस्वी को हो गया। 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को। ठीक है, तो 15 ये कांग्रेस के एक नेता थे जो कि तेलुगु भाषियों के लिए अपने अलग राज्य का मांग करते थे। इस मांग को लेकर पेट्टूश्री रामलू ने आमरण भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये आमरण भूख हड़ताल पर बैठने के बाद 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रह गए और 56 दिन के बाद अंततः 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। और जब इनका मृत्यु हो गया तब जो है तेलुगु भाषियों ने और विरोध करना शुरू कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, यानी कि सरकार जो थी भारत की सरकार, वो दबाव में आ गई और तब जाकर अंततः
भारत सरकार को मजबूर होकर ये तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का घोषणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कर दिया गया। हालांकि जब ये मर गए तो ये मांग और तेज होने लगा और लोगों ने भूख हड़ताल पर बैठना शुरू कर दिया, जिसके बाद और जवाहरलाल नेहरू का विरोध होने लगा। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया इसको दबाने का। हालांकि जब उनको लगा कि ये मैटर अब सुलझने वाला नहीं है, तब जाकर उन्होंने 1953 ईस्वी में, मतलब 1 साल उन्होंने कोशिश किया, मतलब कि दबा दें, लेकिन जब ये मैटर नहीं दबा, उनको लगा कि ये मैटर दबने वाला नहीं है, तब जाके अंततः 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का घोषणा कर दिया गया, ठीक है। और तब जाके ये इसी घोषणा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, ठीक है, इसी घोषणा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को ये मद्रास के ऊपर वाला जो हिस्सा था तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, और नीचे वाले राज्य जो तमिल बोलते थे इनको तमिलनाडु बना दिया गया। यानी कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ, ठीक है, और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो वहां पे आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था, तो वो हो जाएगा आपका एसके-धर आयोग, ठीक है, यहां से ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आंध्र प्रदेश, उस समय आंध्र प्रदेश का राजधानी जो है वो कर्नूल हुआ करता था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। अब यहां से ये समझते हैं, जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, उसके बाद अलग अलग राज्यों से और मांग उठने लगा कि हम लोगों को भी अलग किया जाए। जैसे मुंबई में मराठी और ये जो गुजराती भाषी लोग थे ये विरोध करने लगे कि हम लोगों को भी अलग करिए। मराठियों के लिए महाराष्ट्र, गुजरातियों के लिए गुजरात, फिर असम में नागा विरोध करने लगे कि नागा जो है उनको नागालैंड चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से विरोध होना शुरू हो गया, और अंत में तब जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अब ये विरोध जो है दब नहीं सकता है, इसलिए फिर से एक आयोग का गठन करना पड़ा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर आगे समझते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, उसके बाद अलग अलग राज्यों से और मांग तेजी से उठने लगा कि हम लोगों को भी अब अलग किया जाए, ठीक है। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अब ये मैटर दबने वाला नहीं है, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जाए। तो उस समय ये तब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए, और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो थे फजल अली। फजल अली के नेतृत्व में 3 लोगों को मिलाकर एक और समिति बनाई गई, ठीक है, जिसको फजल अली आयोग कहा जाता है, ठीक है। तो फजल अली आयोग का गठन जो है वो किया गया, इसमें 3 लोग मौजूद थे, और ये किया गया 1953 ईस्वी में, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है, 1953 ईस्वी में, और इनको यह कार्य सौंपा गया, ठीक है। हालांकि इस 3 लोगों में एक जो सदस्य थे वो फजल अली थे, 2 और सदस्य भी थे। एक जो थे वो हृदय नाथ कुंजरू थे, और एक जो थे वो केन, शायद ये अभी नाम हमको पूरा याद नहीं आ रहा है, केम पानिक्कर याद रखिएगा। ये एक जो थे वो केम पानिक्कर थे। ये 3 लोगों का सदस्य था, और 3 लोगों के सदस्यों में से एक जो थे वो फजल अली थे, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, जज थे। तो ये जो है आयोग 1953 ईस्वी में गठित हुआ,
और इनको यह कार्य सौंपा गया कि आप बताइए आप लोग कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देना उचित रहेगा या उचित नहीं रहेगा। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को दिया और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना सही है, आप गठन कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य का नियम नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा नहीं नियम होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि एक भाषा एक राज्य का मतलब ये हुआ कि एक भाषा बोल, ऐसा नियम नहीं होना चाहिए कि जैसे तमिल जो है वो तमिलनाडु जो है वो तमिल बोलने वाले लोग हैं तो वहाँ हिंदी भाषी लोग नहीं रह सकते हैं। महाराष्ट्र जो है वो मराठी बोलने वालों का राज्य है तो ऐसा नियम नहीं होना चाहिए कि हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में जाके नहीं रह सकते हैं। मतलब एक भाषा एक राज्य का इन लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो सही है, ठीक है, लेकिन एक भाषा एक राज्य का नियम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राज्य में एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फजल अली आयोग के सिफारिशों को मान लिया गया और फजल अली आयोग के सिफारिशों को मानते हुए 1956 ईस्वी में संसद में एक अधिनियम पास किया गया जिस अधिनियम का नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। तो देखिए 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को अपना रिपोर्ट पेश किया फजल अली आयोग ने और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि 30 दिसंबर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है, कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य जो है ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नियम नहीं होना चाहिए कि एक राज्य में सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फजल अली आयोग के सिफारिशों को यानी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित मतलब कि पेश किया गया और यह अधिनियम जो है 1956 ईस्वी में ही पारित हो गया यानी पास हो गया और 1956 ईस्वी में ही संविधान का 7वां संशोधन किया गया, ठीक है। इस अधिनियम को स्वीकार किया मतलब इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और रिपोर्ट को स्वीकार करके 1956 ईस्वी में भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पेश किया गया और यह अधिनियम 1956 ईस्वी में ही पारित हुआ और उसके बाद एक 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में ही। तो 1956 में 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद इस संविधान संशोधन में देखिए पहले जो राज्य थे वो कैटेगरी वाइज बांटे गए थे, ठीक है, जैसे ए बी सी डी ऐसे पहले राज्यों को ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप ए का राज्य, ग्रुप बी का राज्य, ग्रुप सी का राज्य, ग्रुप डी का राज्य। तो इस तरह ये ग्रुप ए में उन राज्यों को रखा गया था जहां जिन राज्यों पर अंग्रेज शासन करते थे। ग्रुप बी में उन राज्यों को रखा गया था जो देसी रियासतें थी जहां पे अंग्रेजों का शासन नहीं था। ग्रुप सी में उन राज्यों को रखा गया था जहां मतलब उन शहरों को एक तरह से रखा गया था जिन शहर पे स्पेशली अंग्रेजों का मतलब कि उन राज्यों को रखा गया था जिनमें अंग्रेज जो थे वो स्पेशली किसी शहर को मतलब कि शहर पे शासन करते थे, पूरे अगल मतलब पूरे राज्य पे शासन नहीं करते थे। और डी में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था, उस समय केवल अंडमान निकोबार था, ठीक है। तो ये जो ग्रुप वाइज राज्यों को बांटा गया था ये 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और इस संविधान संशोधन के जरिए जो राज्यों को ग्रुप में बांटा गया था ये ग्रुप को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और अंततः 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो जिस समय 1956 ईस्वी में 7वां संविधान संशोधन हुआ उस समय जो राज्य पुनर्गठन बनाया गया उस राज्य पुनर्गठन में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और ये राज्य पुनर्गठन जो मतलब कि किया गया 1956 में 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस 7वें संविधान संशोधन में जो किया गया वो किसके मतलब की रिपोर्ट पे किया गया था,
तो वो किया गया था फजल अली मतलब कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जो उनका रिपोर्ट था, उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर यह 1956 ईस्वी का 7वां संविधान संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन में राज्यों को जो ABCD में बांटा गया था ग्रुपों में, इसको खत्म किया गया और केवल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बनाए गए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उसके बाद अलग अलग राज्यों को और भी बनाया गया। जैसे 1960 ईस्वी में बंबई जो था, इस बंबई को तोड़ दिया गया और बंबई को 2 राज्यों में तोड़ दिया गया। एक था आपका महाराष्ट्र, ठीक है, और एक था आपका गुजरात। मतलब कि जो हिंदी बोलने वाले थे यानी गुजराती बोलने वाले थे उसको गुजरात बना दिया गया, जो मराठी बोलने वाले थे उसको महाराष्ट्र बना दिया गया। ऐसे ही 1963 ईस्वी में जो असम था, असम से नागालैंड को अलग कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे राज्य बनते गए और फाइनली 30 मई 1987 ईस्वी को, ठीक है, गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। ठीक है, तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। उसके बाद आप जैसे जानते होंगे कि 2000 ईस्वी में 3 नए राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर 2000 ईस्वी 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। ऐसे ही 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। ठीक है, और फिर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके झारखंड बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश को तोड़ करके छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तो छत्तीसगढ़ जो था वो 26वां राज्य बना। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बना दिया गया, यानी ये बन गया आपका 27वां राज्य। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार को तोड़ करके और झारखंड अलग कर दिया गया, यानी झारखंड बन गया आपका 28वां राज्य। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा फाइनली अंततः 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 ईस्वी को 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, इस आंध्र प्रदेश को फिर से तोड़ा गया और आंध्र प्रदेश को तोड़कर और तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया गया। तो तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बन गया। तो इस समय तक भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन यही नहीं रुका गया, आगे चलकर देखिए, यहां से इसको मिटा रहे हैं तो याद रखिएगा 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा 25वां राज्य। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, जो कि भारत का 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, जो कि 27वां राज्य बना। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया, जो कि 28वां राज्य बना। उसके बाद फाइनली 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना राज्य बनाया गया, जो कि भारत का 29वां राज्य बना। माने 2 जून 2014 तक इस समय भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद थे। लेकिन आगे चलकर 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, जो जम्मू और कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, इस 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
ठीक है। तो यहां से जम्मू कश्मीर को तोड़ करके मतलब कि कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। हालांकि ये जो है ये अधिनियम प्रस्ताव लाया गया था 5 अगस्त 2019 ईस्वी को ही, ठीक है। 5 अगस्त 2019 ईस्वी को ही यह प्रस्ताव लाया गया कि जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये टूटा कब? 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को, जब ये जम्मू कश्मीर राज्य से टूटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त हो गया, यानी कि बट गया। तब जो है पहले राज्य हुआ करते थे 29, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर राज्य के ग्रुप से निकल गया, यानी एक राज्य क्या हो गया? कम हो गया। एक राज्य कम हो गया, यानी कि राज्य बच गए कितने? 28। और केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास थे 7, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा गया तो 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और ऐसे हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। यानी कि अभी 2019 तक हमारे पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन फाइनली 26 जनवरी 2020 ईस्वी को 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनका नाम था दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेश जो थे पहले 9 थे, लेकिन एक कम हो गए, और अभी वर्तमान समय में हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहां पे आपका उत्तर होगा कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 9 हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेशों का संख्या जो है वो कम हो गया और वर्तमान समय में 8 हो गया। तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं, इसके आगे का क्लास जो है जारी रहेगा।